नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग एसएससी के सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स को उठा के कर रहे हैं और सीएचएसएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप सीजीएल के सारे पिछले 40 के 40 प्रीवियस सेट्स को लगाएंगे तो आपकी सीएचएसएल की बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपने कभी नहीं किया है। तो अगर आप जो मेरी सीरीज जो मैं फॉलो कर रहा हूं उसको मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो इसको जरूर करते रहिए और खुद से डेली बहुत अच्छे से मेहनत करिए। इसका बहुत फायदा मिलेगा अगर आप इस पे काम करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इन चारों पे फोकस करिए और जीएस और इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत को पुश करिए, थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एसएससी जो पूरा फोकस दे रही है वो इंग्लिश और जीएस को दे रही है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को दे रही है तो इंग्लिश और जीएस को। तो इस वजह से इन पे भी साथ ही साथ काम करते चलिए। तो चलिए हम लोग आज सीएचएसएल का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, या ये कह दें कि सीजीएल का एक और सेट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो देखिएगा उसमें जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्या कह रहा है कि आपको पता है कि k+1 अपॉन के, ये k+k इनवर्स का वैल्यू जो आपको पता है वो -2 पता है। अगर आपको ऐसे केस पता है तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ऐसे केस में k का वैल्यू अगर आप -1 उठा के रख देते हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर आप इसको हल करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए k² + 4k -2 अपॉन k² + k - 5, इसका वैल्यू चाहिए। अगर आप यहां से k बराबर -1 उठा के रख देंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा +1। जैसे ही -1 रखा तो ये -4 और ये -2। जैसे यहां पे रखा तो ये +1 और ये हो जाएगा आपका -1 और -5। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 2 6, 1 में से 6 घटाया तो ये -5। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, 1 से 1 खत्म, ये भी -5। तो -5 से -5 खत्म और जो आंसर देखने को मिलेगा वो 1। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, याद रखिएगा कभी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है k+1 अपॉन के, याद रखिएगा इस बात को मैं बता दे रहा हूं। अगर k+1 अपॉन के 2 देखने को मिल रहा है तो k बराबर 1 उठा के रखिए, और अगर k+1 अपॉन के -2 देखने को मिल रहा है तो k बराबर आप -1 उठा के रखिए। ये हमेशा आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, आप हमेशा इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सही हुआ वो भी फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा 2 क्या कह रहा है, एक एक करके सारे सवालों को करेंगे। देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स आपको पता है। तो ऐसा इस सवाल में कुछ नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है sin 30, sin 40, sin 50 और sin 60। ये 4 वैल्यू आपको ऊपर दे रखे हैं, है ना। ये आपको दे रखा है sin 50 और sin 60 ये, और अपॉन में दे रखा है आपको cos 30, cos 40, cos 50 और cos 60। मैं बता सकता था ये सवाल आपको बिना पेन चलाए ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप एक मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपको ये पता है sin A अपॉन cos B, और यहां पे ये याद रखिए कि a + b जो हो रहा है वो अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 होता है। एक्चुअल होता क्यों है 1? क्योंकि sin a और cos b फिर बराबर हो जाते हैं, a + b बराबर। अगर बराबर हो जाएंगे तो cos b की जगह sin a रख सकते हैं, उनको काट के 1 करेंगे। तो जैसा मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि sin a अपॉन cos b 1 हो जाएगा अगर a + b 90 डिग्री होगा। तो यहां से अगर हम आपसे कह दें कि ये sin a अपॉन cos b 1 हो जाएगा क्योंकि a + b 90 हो रहा है, ऐसे ही ये भी sin A अपॉन cos B 1 हो जाएगा क्योंकि a + b 90 हो रहा है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सब कट गए तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1, है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा जिसका आंसर 1 होगा। ये इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करिए, कुछ मत करिए, कोई वैल्यू मत रखिए। आपका जो सेकंड नंबर का आंसर आएगा वो 1 आएगा। आराम से sin A से cos 60 काट दीजिए, sin 40 से आपका cos 50 खत्म हो जाएगा, sin 50 से cos 40 और sin 60 से cos 30। ये आपस में सब बराबर होते हैं, आपस में कट जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। तो विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, बहुत आसान है अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए क्या दे रखा है, sin A cos B - cos A sin B। ये एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, sin A cos B - cos A sin B। किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है sin A - B का। तो sin A - B करेंगे तो 30 - 60। तो जैसे ही देखा तो ये आया sin माइनस का 30, और सबको ये पता है कि sin माइनस का थीटा जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं -sin थीटा।
माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाता है और वहां पे पॉजिटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अगर यही साइन की जगह कॉस माइनस का थीटा होता है, ये प्लस का कॉस थीटा होता है, ये बात याद रखिए, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि अगर टेन माइनस थीटा होता तो भी ये माइनस का टेन थीटा ही रहता है। ये बात याद रखिएगा, ये एडिशनल पॉइंट में डाल के लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिगत बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है आपको और उसके बाहर एक बताया गया है कि वृत्त बनाना, उसकी त्रिज्या बतानी है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा इसको, कि मैंने मान लिया ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज बना लिया हमने। अगर इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर एक सर्कल अगर हम लोग बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त बना है। तो अगर हमें इससे ये पूछ दिया जाए कि इसकी भुजा जो हमको पता है वो पता है 12, भुजा 12 पता है और हमको, सॉरी अंतःवृत्त नहीं परिवृत्त बना है, इसके परिवृत्त बना है, ये बात याद रखिएगा, परिवृत्त बना है इस तरीके से, ये इसका परिवृत्त हो गया। अंतःवृत्त वाला इसको छोड़ दीजिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो अब इस वृत्त की, सॉरी इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए आपको, इस वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त हो तो उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगाते हैं a/√3 परिवृत्त के लिए। तो जो आपको भुजा पता है वो 12 पता है, बटे √3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। देखिए बिना पेन चलाए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 4√3। अगर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आंसर टिक करिए, ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ये हो गया 4√3। लेकिन अगर ये मैंने बताया परिवृत्त और अगर अंतःवृत्त होता तो a/2√3 लगाते। याद रखिएगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होती है, या ये भी कह सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या की जस्ट हाफ होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। a/√3 से आप परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, a/2√3 से अंतःवृत्त की, इसको एडिशनल में डाल दीजिएगा। ये आपका a/√3 इस फॉर्मूले में यूज होगा क्योंकि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, क्या कह रहा है ना, ये देखिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है। देखिए एक आरेख बना के दिया है ना, और मैं पहले पढ़ के बता देता हूं। कह रहा निम्नलिखित तालिका की एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों की 6 छात्रों के अंकों के प्रतिशत को दर्शाया गया। प्रत्येक विषय के लिए 100 अधिकतम अंक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए बेटा कितने हैं, 100 है। और ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट है और ये 6 अलग अलग स्टूडेंट दे रखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कह रहा है तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके प्राप्तांक प्रतिशत 80% से अधिक है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप हर बार 80 से मतलब इन सबको जोड़ के 4 से भाग देंगे तो आप परसेंटेज निकालते चले जाएंगे, एवरेज परसेंटेज निकालते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं, किससे ज्यादा बताना है, 80% से ज्यादा। तो मैंने 80% को टोटल मान लिया। देखो ये देखते जाना कैसे बता रहा हूं, पहले का देख लेते हैं। ये 12 ज्यादा, ये 10 ज्यादा, देखिए सारे 80 से ज्यादा है तो ये तो 80 से ज्यादा ही होगा। पहला वाला तो 80% से ज्यादा ही होगा। देखिए ये 90 ज्यादा है ना, और ये देखिए ये भी 90, 80, 85, 85 ये भी ज्यादा होगा क्योंकि 80 से लगभग सारे ज्यादा हैं। डेविएशन देखेंगे तो ये 80 से ऊपर निकल जाएगा। ये 80 है और ये 70 है, ये 80 ही है, ये भी 80 है। ये देखिए ये दोनों ने 80-80 को मेंटेन किया और ये दोनों कम हो गए, तो ये जो होगा ये 80 से कम होगा, ये 80 से क्या होगा, कम होगा। यहां पे देखेंगे ये 80 से 5 ज्यादा, ये 80 से 5 कम, इन लोगों ने आपस में मैनेज कर लिया। ये 80 है और ये 82 है, तो ये भी 80% से ज्यादा होगा। देखिए जो तरीका बता रहे हैं वो फॉलो करिए, कुछ नहीं सिर्फ देखना है। इस 85 ने इस 75 को मेंटेन कर लिया 80 में, ये 5 डेविएशन में 5 ज्यादा 80 से, ये 5 कम, ये मेंटेन हो गया। ये 80 है, ये कम रह गया तो ये भी कम हो जाएगा 80% से, ये बात याद रखिएगा। ये 90, ये 90, ये 90, 85 ये भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे देखिए मैंने बिना पेन चलाए आपको बताया है। तो आपसे पूछा गया है कि उससे अधिक है, तो अधिक वाले आपको 4 दिख रहे हैं और कम वाले 2 दिख रहे हैं। आपसे पूछे गए कितने अधिक है, तो आंसर लगा देंगे 4। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करिए, सबको जोड़ के 4 से भाग दे दीजिए। 4 बार करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं। डेविएशन से देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि 5 क्या कह रहा है, सॉरी 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है,
कह रहा ओ इस वृत्त का, यहां से ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा गया है कि ओ इस एक वृत्त का केंद्र है। मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसका जो सेंटर बताया वो क्या कह रहा है कि ये ओ है। कह रहा है बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त Q पर स्पर्श करती है। बिंदु P, मैंने मान लिया ये है बिंदु P, यहां से ये बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करती है। और कह रहा है यदि PQ 24, मतलब ये वाली भुजा जो पता है ये हमको कितनी पता चल गई 24, PQ 24 और OQ 10, मतलब ये जो हमको पता है ये कितनी पता है, ये हमको पता चल गई 10। ठीक है, ये 10 पता चल गई। तो अब आपसे ये कह रहा है कि OP की लंबाई, मतलब हमको ये वाली लंबाई बतानी है। तो देखिए ऐसे केसेस में बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90, ये 10, 24, तो ये पक्की बात है कि क्षितिज लंबाई हो जाएगी इसकी 26। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन। फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान, जो जो सवाल कहता गया हम फॉलो करते गए और हमें आराम से ओपी की वैल्यू देखने को मिल गई। कितनी देखने को मिली? 26 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए जब भी कभी एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया जाए तो हमेशा याद रखिए कि वॉल्यूम सेम होंगे। तो अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए इसको। पाई आर क्यूब, आर कितना पता है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको एक लंबवृत्तीय शंकु में बनाया गया तो शंकु के बराबर इसका आयतन कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी रेडियस निकालनी हमको आर स्क्वायर और हाइट हमको पता उन्होंने दे दी 72 सेंटीमीटर। इसको हल करके आप आराम से देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 दूनी 8 से जैसे ही काटा ये 9, तो आर स्क्वायर बराबर जो हमको देखने को मिला वो देखने को मिला 16/9। तो जो रेडियस देखने को मिली वो दिखी 4/3। 4/3 का मतलब होता है बेटा 1.33 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो आप देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है तो ये पहला ऑप्शन हो गया आपका 1.33। फिर से याद रखिएगा, कभी भी किसी 3D शेप को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो उनके वॉल्यूम सेम होंगे, उनके आयतन सेम होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान सवाल आते हैं पेपर में, फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन और 20 में 20 क्वेश्चन करना कभी टफ नहीं है। सारे एक एक क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से, देखिए कितना आसान, 7वें नंबर तक अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपको पेपर में फंसा पाए। तो आप क्या करिए, बहुत आसानी से एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि 8 क्या कह रहा है। देखिए कह रहे हैं 8127 को अगर हम 8 से भाग दें, तो देखिए 8 से भाग देने का मतलब, देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया हुआ है। 8127 को 8 से भाग दें। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। पूरे से मतलब नहीं है, ये 8127 की जगह ये भी हो जाता ना तो भी आंसर वही आता, क्योंकि हमें फाइनली देखने सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करके। जैसे ही आपने 8 से डिवाइड किया तो ये 15 8 120 और जो रिमाइंडर बच गया वो 7 बच गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे 2 का रूल और 5 का रूल सेम होता है, दोनों में ही लास्ट डिजिट से भाग दे के देखते हैं। ऐसे ही 4 का और 25 का रूल सेम होता है, वैसे ही 8 और 125 का रूल सेम होता है, और 8 और 125 के रूल में सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। ये छोटी छोटी सी बातों को याद रखिए, बहुत आसान सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आराम से करने लायक क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या कह रहा है ये देखिए। एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कह रहा है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम 48 और गुणनफल 384 है। देखिएगा कुछ नहीं करना, आपसे जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना पता है? 384। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या जो आपको पता चल गई वो 384। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आपको पता है, तो एलसीएम 48 हो गया। एचसीएफ नहीं पता है, तो एचसीएफ नहीं पता तो थोड़ी देर के एचसीएफ को एच मान लिया, तो एच जो आ गया, मतलब जो एचसीएफ आ गया उसको जैसे ही आप इससे काटेंगे 6 बार में 6 बार में 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 एच बराबर 8, मतलब एचसीएफ जो आ गया वो 8 आ गया। 8 आ गया तो अब आपको बताना संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए एचसीएफ 8 आया तो संख्याएं 8a और 8b मान लें। देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं, 8a और 8b मान लें। तो अब जब रेशियो बनाएंगे तो a अनुपात b ही आंसर होगा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या ये कह दें कि हाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 8 इंटू कितना हो गया 48।
यहां से जैसे ही आपने इसको किया तो 8 से 8 खत्म, 8 से काटा 6, तो a इंटू बी 6 आ गया। मतलब जो रेशियो है उनका जो गुणनफल होगा वो 6 होगा। तो ना ये इससे बन रहा है, ना इससे बन रहा है, ना इससे बन रहा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एक्चुअल आप संख्याएं भी देख सकते हैं कि क्या होंगी, बट ऐसे नहीं देख सकते, इसके पेयर बनाएंगे तो 1 6 बनेगा और 2 3 बनेगा। तो जो आप आंसर बताएंगे वो तो या 1:6 बन सकता है या 2:3 बन सकता है। 2:3 ऑप्शन है नहीं, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1:6। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से देख के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक और देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है आपको। थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा फिगर क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहे दिए गए चार्ट का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। स्टील का उत्पादन मिलियन यूनिट में हर जगह का दे रखा है। राजस्थान जो सबसे हल्का है, गुजरात, दिल्ली, केरला और तमिलनाडु। केरल जो है वो सबसे डार्क वाला है, तो मतलब हमारा 200 वाला ये क्या हो गया, केरल। और कह रहा है कि केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय गुण। अच्छा, केरल में जो उत्पादन है वो 200 है। टोटल कितने पे है देख लिया जाए। 220 और 180 को जोड़ेंगे तो 400, 240 और 160 को जोड़ेंगे तो भी 400, 4 4 800 और 1000 पे। 1000 पे अगर है तो ये पूरे उत्पादन का 1/5 भाग करता है। पूरा उत्पादन जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री पे 5 का भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा ये कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बना रहा है। तो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 72 डिग्री का। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, किसी का भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ मत करना, फिगर को ध्यान से समझना है। बाकी पाई चार्ट भी बहुत आसान होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहे हैं, कह रहे एक व्यक्ति निश्चित राशि को 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 6 वर्षों के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है, तो उधार दी गई राशि बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है कि 25% ब्याज दर पर देता है। ब्याज की दर जो दे रखा है वो कितनी दे रखा है, 25% दे रहा है। और कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 6 वर्ष के लिए। अगर थोड़ी देर के लिए मूलधन आपने 100 रुपए मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए माना है तो 1 साल का ब्याज 25 और 6 साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो 150 रुपए आएगा। 6 साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6 साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो 150 रुपए आ गया। अब कह रहा है कि 6 वर्षों में उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक ब्याज है। यहां से ब्याज कितना अधिक है, 50, और सवाल से कितना अधिक है, 360। तो 50 का वैल्यू 360 हो गया। और आपसे बेटा पूछा क्या जा रहा है, उधार दी गई धनराशि, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है। अगर 50 का वैल्यू 360 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 720 रुपए। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसी को आंसर टिक करिए। तो आंसर हो गया आपका चौथा ऑप्शन, 720 रुपए। बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान दे रखा है आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि 12 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखिए, एक से एक बेहतर और सरल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। ये देखिए 12 नंबर, ये एक थोड़ा सा देखिए, वैल्यूज बहुत सारी दी है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर वैल्यूज पे काम करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उससे संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। मतलब ये आपको कुल वस्तुओं की संख्या दे रखी है, ये एसी, कूलर और पंखा का रेशियो दे रखा है, उनका 1 यूनिट का बिक्री का मूल्य दे रखा है। अच्छा भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। ठीक है, पहले वाला एसी का बिक्री है, दूसरा वाला कूलर का है और तीसरा वाला पंखा का है। कह रहा दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जाती हैं, बिक्री से आता है। यह मान ले कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा सकती हैं, तो दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। अच्छा चलिए देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि ई से बताना है कि पंखे से राजस्व कितना आ रहा है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कुल राजस्व का कितना प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। आपको कूलर की बिक्री से जो ई से आ रहा है वो बताना है और 3 स्थानों तक पूर्णांकित करना है कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही है। ठीक है, सभी वस्तुएं बेची जा रही है, तो जो एसी, कूलर और पंखे का जो रेशियो पता है हमको, है ना, जो पंखे का रेशियो पता है वो हमको पता है एसी, कूलर और पंखे का 5:1:4। देखिए एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर सभी चीजें बेची जा रही है तो इस यूनिट का कोई यूज मत करिएगा, बात याद रखिएगा। अब हमको कूलर का जो रेट पता है वो 8,000 रुपए पता है, तो ये हो गया 8,000 रुपए का कूलर। अब हमको एसी का रेट जो पता है वो पता है 26,500 रुपए, ये हमको एसी का रेट पता चल गया। और हमको जो पंखे का रेट पता है वो 12,200 रुपए।
तो अब हमें देखा जाए कि कूलर से कितना राजस्व है, तो कूलर से सिर्फ 8,000 रुपए प्राप्त हुआ है। टोटल कितने पे, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे, अच्छा देख लीजिए, तो ये 0 0 पचम 25 हाथ चलेगा, 2 26 पंचे 130 और 2 132, तो 1,32,500 ये एसी से प्राप्त हुआ है। 8,000 हो गया कूलर का, प्लस जैसे ही आप देखेंगे तो ये 48,800 रुपए ये मिला आपको यहां से पंखे से, फैन से। 2 जीरो से 2 जीरो मुझे सारे कटते नजर आ रहे हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो ऊपर बचा आपका 80। नीचे जब आप ऐड करेंगे तो 1325 और 80 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 1405। 1405 में अगर हम 488 और जोड़ लेंगे तो ये हो गया 88 5 93, 1893 इंटू कर दिया जाए 100, मतलब यहां पे 2 जीरो और बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, अब लगभग में अगर आप जाएंगे तो 18 चौको 72, तो लगभग 4% के आसपास आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। फिर से आप समझ लीजिए, पूरा जाने करने की जरूरत, 18 चौको 72 से ज्यादा, 18 पंचे 90 से कम, तो 4 बार से ज्यादा भाग जाएगा। और अगर आप ऐसा देखेंगे 4 से ज्यादा, तो एक ही कोई ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिखा, और आप आसानी से कर सकते हैं, पूरा आराम से करिए। जीरो का यूज नहीं था, अगर आप यहीं से हटा देते 2 2 जीरो तो भी आपका आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 12 था, 13 पे चलते हैं। देखिए 13 में त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, जो कि दे रखे हैं x - 46, x + 96 और 8x। ये आपको 3 कोण दे रखे हैं। देखिए x - 46 और दे रखा है x + 96 और 8x। त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों का योग हम 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं, x का मान मिल जाएगा। तो 8 एक 9 और एक 10, तो 9x हो गया 96 में से जैसे ही 46 घटाएंगे तो 50 बचा, 50 को ले जाके उधर भेज दीजिए, तो 9 50 बच रहा है, ठीक है भाई। 50 को उधर भेज देंगे तो ये हो गया 130, तो यहां से जैसे ही आपने x देखा तो 130/9 हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो यहां से लेकिन इसका वैल्यू हल नहीं हो रहा है क्या। एक त्रिभुज के कोण x - 46, x + 96 और 8x दे रखे हैं, ठीक है भाई। तो 8 2 सॉरी ये 10x होगा, सॉरी, ये जो हो रहा है ये आपका 8 1 9 1 10, ये 10x हो गया। तो जैसे ही बाई 10 किया तो x का वैल्यू आपको 13 डिग्री देखने को मिल गया। x का वैल्यू 13 डिग्री, हमें 2x का वैल्यू चाहिए, तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 डिग्री, पहला ऑप्शन। फिर से कुछ मत करिए, आपको तीनों कोण दे रखे हैं, उनका योग को 180 डिग्री के बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू मिल गया, तो 2x का वैल्यू आप देख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि 14 क्या कह रहा है। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल, ये फॉर्मूला है, सवाल नहीं है, ये बात याद रखिए। आपको sin c - d का फॉर्मूला देखना है, तो sin c - sin d का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, sin c + sin d का देखेंगे तो 2 sin c + d/2 × cos c - d/2 होता है। जैसे ही आप sin c - sin d का देखेंगे तो अब आप यहां से देखेंगे 2 sin c - d/2 × cos c + d/2, अगर ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये कहीं देखने को मिल रहा है, मतलब cos साइन में अल्फा - बीटा/2 और cos में अल्फा + बीटा/2, सो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें देखिए cos में प्लस है और cos है, ये नहीं हो सकता, साइन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे साइन में प्लस है, साइन में प्लस तब होता है जब बीच में प्लस साइन हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 14 का जो आंसर होगा वो सेकंड। मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल में से किसी चीज का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ठीक ठाक वेटेज, अलजेब्रा का ठीक ठाक वेटेज होता है, और आपको तो हर एक चीज पढ़ी होनी चाहिए अगर आप इन चीजों के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कह रहा है 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात। देखिए एक मेरी बात समझिए, मध्यानुपात निकालने के लिए मैंने बताया है आपको कि अगर a और b का मध्यानुपात निकालना है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर a और b का तृतीयानुपात निकालना है तो सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका यहां से तृतीयानुपात निकल के आता हो। तो जैसे ही आप मध्यानुपात देखेंगे तो 1.6 × 3.6, इसका स्क्वायर रूट, रेशियो जब आपको 5 और 8, तो 8 × 8/5 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये तृतीयानुपात देखना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से पॉइंट, जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 अंकों पे दशमलव हो गया, एक का 4 और एक का हो जाएगा 6, 6 चौको 24, तो ये आपका फाइनल बाहर जो आएगा 2.4 आ गया। और ये आपको 8 × 8/5 पता है, 8 से काटा 8 × 24, ये 0.3 हो गया। 5 से जैसे ही करेंगे तो 5 × 15, ये 1.5 हो गया, और ये हो गया आपका 8। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो जैसे ही आपने रेशियो बनाया तो 3:16 इसका सही आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो सही आंसर होगा वो आया फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप
को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक पॉइंट को अच्छे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल कर लीजिए। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखिएगा 16 क्या कह रहा है और इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये कह रहा है आपका 16, देखिए कितना आसान कि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए। इसको नोट मत करिएगा, ये 9 5 14 14 और ये हो गया पूरा 14 और 6 में से 4 घटाया 10 10, अगर 14 में 10 घटाएंगे तो प्लस का 4, तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। बहुत आसान था, खुद से बनाइए, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। क्लास 3rd 4 में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि सिंगल डाटा दे रखा है। कह रहा है नीचे की तालिका में 6 विभिन्न राज्यों में से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। कह रहा है राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले और राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की। तो S3 में 400 लोगों ने भाग लिया है, S4 में 500 लोगों ने भाग लिया है। अगर 400 और 500 लोगों ने भाग लिया है तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:5। यही आपको पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन एक और, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर में सीपी और एसपी का जो अंतर पता है वो आपको 1200 रुपए पता है और आपको यहां से दे रखा है कि 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ मतलब 20 से 23। किसी को नहीं पता है तो ये आप यहां से देख लीजिए, 15/100 मतलब 3/20। नीचे वाला सीपी हो गया, 20 पे 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 3 का हो गया। यहां से आप अंतर देख रहे हैं, 3 का वैल्यू सवाल में हमको 1200 रुपए दिख रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया बेटा 400 और तो 23 का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 चौको 92, 9200। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 9200। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये बहुत आसान सेट दिया गया है एसएससी के सीजीएल के पेपर में। ये 1 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है ना। कह रहा है एक स्कूटर के मूल्य में 3 क्रमिक वृद्धियां हुई, 10%, 5% और 15%। तो आपको यह बताना है ये किस एकमात्र वृद्धि के बराबर होंगी या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऐसे केसेस के लिए बहुत अच्छा एक तरीका मैंने आपको बताया, 10, 5 और 15 दे रखा है। तो एक काम करते हैं कि इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। 15 पना 75, दाम कितना हो गया 750। 750 में से 50 को रख लीजिए और 7 को कर दीजिए साइड, ये बाद में काम आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया 10 पंचे 50, 15 पना 75 और 15 दाम 150। अब इनको उठा के जोड़ेंगे तो 150 और 50 हो गया 200 और 200 में 75 जोड़ेंगे तो 275 और 7 पीछे से था तो 282। तो ये 8 2 हो गया, बचा 2। 10 5 15, 15 15 30 और 2 कितना हो गया 32। तो जो आपका आंसर आया वो आया 32.8250%। अब आप इसको जैसे ही बदलेंगे जाके तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 32 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन को आंसर टिक करिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि किया क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अगर XYZ 3 लगातार वृद्धियां हुई तो X इसके जब मल्टीप्लाई करके ना लास्ट के 2 अंक आप लिख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट XYZ। यहां से जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX। ये इसके पहले के 2 डिजिट आ जाएंगे। अगर पीछे से कुछ कैरी आए तो उसको फॉरवर्ड करिए और शुरुआत के 3 अंक लिखिएगा X प्लस Y प्लस Z। ये सबसे लास्ट के 2 डिजिट यहां से मिलते हैं, उसके पहले के 2 डिजिट यहां से मिलेंगे और उसके पहले यही प्रोसेस यहां फॉलो किया और इस सवाल का आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया। तो आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है ये देखिएगा। देखिए कह रहा है यदि समरूप त्रिभुज ABC, अब आपको समरूप त्रिभुज ABC, समरूपता के बारे में आपको अगर हम बताएं तो मतलब होता है कि 2 एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, एक की हाइट थोड़ी सी ज्यादा और एक की थोड़ी सी कम, या कुछ भी हो सकता है, बट दोनों जो होंगे वो एक जैसे दिखने वाले हैं। तो आपको कह रहा है उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल x²। तो त्रिभुज ABC का जो एरिया पता है वो आपको पता है, ABC का जो एरिया पता है और त्रिभुज DEF का जो एरिया पता है, दोनों का रेशियो है x²/y²। ये इसके एरिया है। तो अगर हम यहां से आपको एक छोटी सी बात बता दें कि अगर इनकी साइड्स के रेशियो देखेंगे BC/EF देखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे x²/y²। अब यहां से ये याद रखिएगा, या तो इनका स्क्वायर कर दीजिए या इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तब इनके रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं।
EF हमको A पता है, BC हमको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो x अपॉन वाई हो गया। BC हमको साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, AX अपॉन वाई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर आपको कोई दिख रहा है तो बिन सोचे समझे टिक कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है जिसमें आपको AX अपॉन वाई दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि 21 क्या कह रहे हैं। आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत टिपिकल कुछ नहीं है, समझ समझ के करेंगे आसानी से हो जाएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचने पर तथा 40% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट देता तो 10% और 20% की दो छूट के बाद उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिएगा पहले क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं 10% और 20% की जो छूट है वो किस एकमात्र छूट के बराबर होगी। तो 10% और 20% की अगर आप छूट देखेंगे तो प्लस का 10 प्लस का 20, सॉरी डिस्काउंट है ना, तो माइनस का 10 माइनस का 20 और माइनस माइनस ये प्लस 20 दाम कितना हो गया 200/100। तो यहां से अगर आप यूनिट उससे देखेंगे नेट चेंज से तो आप देखेंगे 20 10 30 और यहां से 2 तो 28% की एक डिस्काउंट हो गई। अच्छा 28% की डिस्काउंट के बाद 44% का प्रॉफिट, तो 100 माइनस सीपी करेंगे तो ये हो गया 72 और 44% का फायदा तो 144। ये सीपी एमआरपी का यहां से आप रेशियो देख पाएंगे कि कितना होगा। तो 72 का जस्ट डबल दिख रहा है तो हम ये मान ले रहे हैं 1:2 अनुपात आया तो 100:200। अब कह रहा है इस पे 15% के डिस्काउंट, तो 200 पे अगर 15% का डिस्काउंट करेगा तो सेलिंग प्राइस 170 हो जाएगा। 100 एमआरपी वाली चीज अगर 170 की बेची जाएगी तो फायदा आपको साफ साफ दिख रहा है कि 70%। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करने के लिए बी के साथ बुलाया जाता है या बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए टाइम एंड वर्क का एक बहुत अच्छा सवाल जो ऑल्टरनेट डेज वाला होता है वहां पे बनता है। ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 40 दिन में। तो इनका एलसीएम जो आया वो आ गया 40। तो ये हो गया 4, ये 2 और ये 1। अब कह रहा है ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता करनी है। तो प्रत्येक हर तीसरे दिन बी और ए को प्रत्येक तीसरे दिन सहायता बी और सी द्वारा प्रदान की जाती है। तो भाई ए पहले भी काम कर रहा है फिर काम कर रहा है और हर तीसरे दिन इनकी मदद करने के लिए, ए की मदद करने के लिए कौन आ जा रहा है, बी और सी। तो पहले दिन में इसने 4 भाग, दूसरे दिन में 4 भाग और तीसरे दिन में 7 भाग। 7 4 11 4 15। तो 3 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है भाई, 3 दिन में हो रहा है 15 भाग काम। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसा मत करिएगा 3 से काट दिया, एक दिन में 5 भाग हो रहा है तो 40 भाग कितने दिन में होगा, ऐसे नहीं। दिमाग लगाइए, आपको 40 भाग काम करना तो इसके आसपास पहुंचना, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर। हमको दिख गया कि 6 दिन में काम हो गया आपका 30 भाग। 7वें दिन ये फिर करने गया, 7वें दिन गया तो इसने 7वें दिन में काम किया भाई, अगले दिन इसने पूरा अपना 4 भाग काम किया जाके 34 हो गया। अगले दिन फिर ये गया और इसने पूरा काम किया तो इसने काम किया जाके 4 भाग। तो आप देख रहे हैं कि 8 दिन में बेटा 30 4 34 4 38 काम हो गया। बचा 2 भाग, नंबर तीसरे का आया तो 8 सही 2/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का। आसान सवाल है जैसे समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके समझ लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। पहले 6 दिन का 30 काम हो गया, अगले दिन ए आके करेगा 4 भाग, फिर अगले दिन ए आके 4 भाग करेगा तो 8 दिन में 38 काम हो गया। अब बचा हुआ जो 2 काम है वो तीनों मिलके पूरा करेंगे तो 2/7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8 सही 2/7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिएगा कह रहा है एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक 19 थे। कह रहा है बाद में शिक्षक को महसूस हुआ कि 2 छात्र 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 के ले लिए गए। तो आपसे यह पूछा गया कि कक्षा का वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, 25 का स्टूडेंट का जो एवरेज टीचर ने देख लिया वो 19 देख लिया और गलती क्या हुई 14 और 15 वाले को 18 और 19 देख लिया। 18 और 19 देख लिया तो अगर देखा जाए 14 वाले को 18 देखा गया तो 4 यहां से ज्यादा पढ़ा गया और 15 वाले को अगर 19 देखा गया तो 4 यहां से ज्यादा पढ़ा गया। तो एक्चुअल 4 4 8 ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने 25 पे। तो हम ये कह दें तो इन्होंने ओवरऑल कितना ज्यादा पढ़ा होगा, 100 पे देखेंगे तो अगर देखेंगे 0.32 ज्यादा पढ़ लिया है। अगर 0.32 ज्यादा पढ़ लिया, अगर 0.32 ज्यादा पढ़ा है तो सही औसत निकालने के लिए 0.32 19 में से घटा दीजिए। 19 में से 0.32 अगर आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 18.68। बहुत आसान सवाल जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहे हैं, हाँ आपको x+1/x का वैल्यू दे रखा है। देखिएगा कैसे करते हैं इस वाले सवाल को। आपको ये पता है कि x+1/x का वैल्यू पता है,
5√2। ये आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया 5√2, और आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, यहां से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप पहली बार इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू देखेंगे स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे 25 गुना 50, 50 स्क्वायर करेंगे तो 48 आ गया। कितना आ गया 48। अब दोबारा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जैसे ही आपने 48 का स्क्वायर किया तो 48 का स्क्वायर होगा 2304, है ना। कैसे देखेंगे, 48 के स्क्वायर को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 48 का स्क्वायर करना तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 चौको 32 और 32 दूना 64 उठा के जोड़ दीजिए, 4 6 4 10, 2304। 48 का स्क्वायर 2304 आया, और 2304 में अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है 2302। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आसानी से किया जाएगा, बहुत आसान सवाल एक अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिएगा, कह रहा है एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए 9 घंटे में जो दूरी तय करता है, वही दूरी विपरीत दिशा में 18 घंटे का समय लेता है, तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। देखो 9 घंटे में एक डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में उसको 18 घंटे लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इनके एलसीएम को पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए पूरा डिस्टेंस 18 किलोमीटर मान लिया, तो इसकी जो चाल रही होगी धारा की दिशा में वो रही होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल रही होगी वो रही होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको जो जानी है वो पूरी दूरी नहीं जानी है, इसका 3/5 भाग जाना है, तो 18 का 3/5 भाग जाना है, और ये जो जाना है वो किससे तय करवाना है वो भी देखना है। तो कह रहे हैं नाव शांत जल में, तो मतलब नाव की चाल चाहिए, ये धारा की दिशा में चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव की चाल मिल गई 3/2। तो 3 से 3 खत्म, 18 दूनी 36/5 अगर देखेंगे तो जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा 7.2 घंटे। ये इसका आंसर हो गया, ये पहला ऑप्शन। फिर से समझिएगा, 9 घंटे में ये कवर कर रहा है, 18 घंटे में ये, तो एलसीएम आ गया 18 किलोमीटर। इसकी चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम यहां से नाव की चाल देखेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दें, नाव की चाल आ गई। अब इसको पूरी डिस्टेंस नहीं कवर करनी है, 3/5 भाग करनी है, तो जो इसका आंसर आया वो आया 7.2 घंटे। एक बहुत प्यारा सवाल बोट एंड स्ट्रीम का, ये हो गया आपका 25वां सवाल। तो देखिए, अगर आपको ये 25 के 25 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ गई हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।